बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एग्जांपल के अंदर में हम हुक्ड बार एंकरेज इनटू अ कॉलम को डिस्कस करेंगे। यानी एक कंटिन्यूस बीम है, उसका एक्सटीरियर एंड जो है जहाँ पे वो एक कंटिन्यूस बीम ख़त्म हो रहा है वो एक कॉलम के अंदर ख़त्म हो रहा है। तो उस बीम के जो ऊपर टॉप रीइंफोर्समेंट है जो कि इस वक्त 4 नंबर 8 बार्स आपको दिखाए गए हैं, ये हमने एंकर करने हैं यहाँ पे कॉलम के अंदर। यानी इन्होंने आपको पता है इस लोकेशन के ऊपर एफ वाई की स्ट्रेंथ एफ वाई डेवलप करना है इस जगह पे। तो अब ये एफ वाई जब डेवलप करना है तो इसको आपने इस तरफ भी ये बीम के अंदर इस तरफ भी सफिशेंट आपने एंकरेज देनी है, डेवलपमेंट लेंथ देनी है। और जो इस तरफ जगह है जो कि कॉलम शुरू हो जाएगा इसके अंदर भी आप इस तरफ भी आपने इसको पूरी एम्बेडमेंट देनी है कि ये अपनी पूरी स्ट्रेस एफ वाई को डेवलप कर सके। अब इसमें हमें डेटा क्या आगे मैंने ये अगर आप देखें द एक्सटीरियर एंड ऑफ अ 16 इंच वाइड बाय 24 इंच डीप, यानी क्रॉस सेक्शन अगर आप इसका देखें तो ये जो है 16 इंच वाइड है और 24 इंच डीप है। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ दिस। 16 इंच वाइड है और 24 इंच डीप है। सो ये आपके पास लेट से आ गया जी, 16 इंच वाइड है और 24 इंच ये डीप है, ऐसे ही लिख लेते हैं 24 इंच। ठीक है, और ऊपर जो है उसके ऊपर 4 नंबर 8 बार्स लगी हुई हैं। उन 4 नंबर 8 बार्स को जो है वो जिनको एंकर करना है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट कॉपी देम डाउन। तो ये बीम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने ड्रॉ कर ली है। 4 नंबर 8 बार्स टॉप पे हैं यहाँ पे, और नंबर 3 की यहाँ स्टिरप्स लगी हुई है, 16 इंच वाइड है और 24 इंच डीप है। सो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। एक्सटीरियर एंड ऑफ अ 16 इंच वाइड बाय 24 इंच डीप कॉलम फ्रेम्स इनटू अ 24 इंच स्क्वायर कॉलम एज शोन इन फिगर। कॉलम जो है वो 24 इंच बाय 24 इंच है। द कॉलम हैज़ 4 नंबर 11 लॉन्गिट्यूडनल बार्स। ठीक है, ये आपको प्लान में दिखाया गया है। ऊपर जो ये नज़र आ रहा है आपको प्लान में, ये ज़ाहिर है यानी बीम को आप ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको एक विड्थ नज़र आ रही होगी इसकी, और ज़ाहिर है एक तो स्पैन वाला पार्ट नज़र आएगा। और इसी तरह कॉलम की आपको दोनों डायमेंशंस 24 इंच बाय 24 इंच नज़र आएंगी। तो ये कॉलम की डायमेंशन 24 इंच है, ठीक है, जो आपको यहाँ दिखाई गई है। और बीम जो है वो 16 इंच वाइड है। तो कॉलम के अंदर 4 नंबर 8 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नो सॉरी, 4 नंबर 11 बार्स हैं। ये जो बार्स हैं कॉलम के अंदर longitudinal bars. The negative moment reinforcement at the exterior end of the beam consists of 4 number 8 bars, जो पहले डिस्कस हो गया। ठीक है, 4 number 8 bars at टॉप के ऊपर negative reinforcement. The concrete is 4000 psi normal weight concrete. The longitudinal steel strength is 60,000 psi. Design the anchorage of the 4 number 8 bars into the column. ये जो फोर नंबर 8 bars है, इनका इस तरफ वाले डेवलपमेंट लेंथ ये नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो ये नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है कि नंबर 4 नंबर 8 बार्स को जो कॉलम में एंकर करना है वो कैलकुलेट करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं आप। फ्रॉम एग्जाम्पल 8-1 पीछे हमने एक एग्जाम्पल की थी जिसमें हमने एक 4 नंबर 8 बार जो स्ट्रेट बार हो, ये एंकरेज ऑफ स्ट्रेट बार, इस पर हमने कैलकुलेट की थी नंबर 8 बार की, और हमने मिनिमम जो वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट वैल्यू वाज, इफ आई कैन शो यू दैट वैल्यू, सॉरी, ये जो उस वक्त हम इसको एक वॉल के अंदर, आरसीसी वॉल के अंदर एंकर कर रहे थे, तो हमने उस वक्त कैलकुलेट किया था कि एल डी रिक्वायर्ड इनटू द वॉल इज़ 82.2 इंचेस। ठीक है, अगर हम सिंप्लीफाइड फार्मूला यूज़ करें तो ये ज़ाहिर है 7 फुट तकरीबन बन रहा है। तो अब कॉलम तो जस्ट 24 इंच उसकी दूसरी डायमेंशन है, यानी हमारे पास यहाँ पे जो अवेलेबल है कॉलम की डायमेंशन, वो हमारे पास ये तो सिर्फ टोटल 24 इंच है, इसमें सिर्फ 1.5 इंच कवर छोड़ना होता है इस साइड से। तो हम अगर ये बार ऐसे स्ट्रेट लेके आ जाएंगे यहाँ पे 1.5 इंच पहले ख़त्म कर देंगे, तो हम इसको सिर्फ 24 माइनस 1.5 आप करते हैं तो 22.5 इंच हम इसको सिर्फ इस तरफ लेके आ सकेंगे। और ये जाहिर है कि इनसफिशिएंट होगी ये जो डेवलपमेंट लेंथ अगर हम स्मूथ बार के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हमने डिस्कस किया था ना कि एंकरेज कहाँ पे देनी पड़ती है, यानी हुक्ड बार, सॉरी,
हुक्ड बार कहाँ पे देनी पड़ती है, जहाँ पे स्ट्रेट लेंथ जो आपके पास अवेलेबल हो वो इनसफिशिएंट हो, तो फिर हमें हुक बार देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि फ्रॉम एग्जांपल 8-1 इट शुड बी क्लियर दैट that a straight number 8 bar cannot be developed in a 24-inch deep column, thus assume a hooked bar anchorage is required। तो ये अगर आमतौर पे ऐसे रिक्वायर्ड होती है क्योंकि 24 इंच तो बहुत थोड़ा है, और हमने नंबर 8 बार एक बड़ी बार है, उसको जब डायरेक्ट डेवलप करना है तो हमें इसको हुक देना पड़ेगा। सो हमें ये पहले से पता चल चुका है बेस्ड ऑन प्रीवियस कैलकुलेशंस कि हमें इसको, बाकी डेटा चूँकि उसी तरह के ना 4000 PSI नॉर्मल वेट कंक्रीट है, और ये आल्दो इसमें ये नॉर्मल वेट कंक्रीट है, वहाँ पे लाइट वेट थी, लेकिन फिर भी डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि एक आधा फैक्टर चेंज होने से वो रिजल्ट चेंज ना होता। 82 इंच से थोड़ा सा लेट से रिड्यूस होके 70 इंच पे आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कम ना होता। तो बहरहाल हमें एक हुक्ड बार एंकरेज देने की ज़रूरत पड़ रही है, और हम इसको 90 डिग्री हुक देने जा रहे हैं। सो 90 डिग्री हुक के लिए अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमें कितनी डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड है। हमने कैलकुलेट किया हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि एंकरेज हुक्ड बार की जो डेवलपमेंट लेंथ हमें रिक्वायर्ड होती है वो फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा फार्मूला है, इसके अंदर हमने डिस्कशन की हुई है। हम इसी फार्मूले को ही कॉपी कर लेते हैं और अपनी शीट के ऊपर ले जाते हैं, और वहाँ पे हम फर्दर इसको यूज़ कर लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ LDH। ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, अपनी शीट के अंदर लेके आ रहा हूँ उसको, और लेट मी कॉपी इट हेयर। ठीक हो गया, ये मैंने उसको उसी फार्मूले को यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो इसका मतलब पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये अब कितना बन रहा है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली ये तो पता है, ये भी पता है, FC प्राइम भी पता है, साई ई लेट से हम एज्यूम कर लें कि ये नॉन कोटेड बार अनकोटेड बार है, तो ये भी 1.0 हम ले लेंगे। लेकिन साई C कितना लेना है और साई R कितना लेना है, इसके ऊपर पहले हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि साई C और साई R ये बेसिकली इसमें यानी इनको थोड़ा सा समझना पड़ता है, बाकी फैक्टर्स तो आसान है। सो साई C और साई R को हम देखते हैं कि साई C और साई R को कैसे कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट हम साई C की बात करते हैं। साई C को कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी। ठीक है जी, कवर फैक्टर पहले हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि साई C यानी कवर फैक्टर कितना लेना है हमने। सो कवर फैक्टर के वाले से हमारी ये डिस्कशन हुई थी, अगर हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लें, हमने कहा था कि हमने साई C कवर फैक्टर के बारे में ये कहा था कि अगर लेट्स से पहले हम 90 डिग्री हुक की बात कर ले, अगर मैं उसको देख सकूं जी, ये हमने डिस्कस किया था कवर फैक्टर के वाले से। हमारा 90 डिग्री हुक है, तो हम 90 डिग्री हुक वाले को देखेंगे। हम देख लेते हैं कि साई C हम 0.1 ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसके लिए हमें देखना होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगी, 1 2 3 में से कोई एक भी नहीं सेटिस्फाई हो रही होगी, तो हमें साई C 1 लेना पड़ेगा। सो लेट्स लुक एट दिस कंडीशन। नंबर 11 और स्मॉलर बार, हमारी नंबर 8 बार है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, और साइड कवर 2.5 इंच से बड़ा होना चाहिए। अब साइड कवर अगर हम लेट्स से हम इन कंडीशंस को मैं कॉपी करके अपनी शीट पे ले जाता हूँ, ताकि हम उधर ही इसके ऊपर फिर फर्दर एवेल्यूएशन जो हम कर रहे हैं वहाँ पे उसको यूज़ कर सकें इस इंफॉर्मेशन को। सो लेट्स कॉपी दिस डाउन, और सॉरी ठीक है, ये हमारी इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। सो ये 90 डिग्री हुक के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारी बार नंबर 8 है, सो वी विल देयर इज़ नो प्रॉब्लम, नंबर 8 बार है हमारी। सो ये रिक्वायरमेंट हमारी ओके हो गई, क्योंकि हमारी नंबर 8 बार है। नंबर 11 या इससे स्मॉलर में हम फॉल कर रहे हैं। साइड कवर हमें देखना पड़ेगा कि साइड कवर 2.5 इंच से बड़ा है या नहीं। तो साइड कवर अगर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा, साइड कवर से मुराद ये है कि ये जो बीम टॉप से हम इसको देख रहे हैं, ये जो बीम आ रही है, ये जो बार आ रही है, ये बार लेट से सारी बार्स को हमें हुक देना पड़ेगा। तो एक बार को मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बार हुक तो आपको खैर जो उसका टेल है वो तो इस प्लेन व्यू में नहीं नज़र आ सकता, क्योंकि हम ऊपर से उसको देख रहे हैं, तो हुक तो वर्टिकली नीचे जा रहा होगा। तो बहरहाल लेकिन साइड कवर तो हमें प्लेन व्यू में ही नज़र आएगा। ये जो आपको दिखाया गया है ये साइड कवर है, यहाँ से लेके इस बार के बाहर तक का डिस्टेंस। अब ये ज़ाहिर है
अगर आप देखें तो टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 24 इंच टोटल कॉलम की डायमेंशन, और 16 इंच वाइड हमारे पास ये बीम है। अब ये बीम के अंदर ज़ाहिर चल रहा था तो आगे स्ट्रेट ही चलेगा, ये तो नहीं कि अब यहाँ आके ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बन रहा है। ये जो कैलकुलेट हुआ ये ऐसे कैलकुलेट हुआ है कि 4 इंच जो है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 इंच है। इसी तरह उधर से भी ये 4 इंच था, ये दोनों 4 इंच डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। ये भी 4 इंच, ये भी 4 इंच, तब जाके ये 16, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो ये टोटल 24 बनेगा। तो 4 इंच ये बाहर वाला हो गया। और फिर उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो स्टिरअप तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 इंच, क्लियर कवर टू द स्टिरअप 1.5 इंच है। और स्टिरअप का जो डाया है वो नंबर 3 अगर हम एज्यूम करते हैं, बल्कि शायद हमें गिवन है नंबर 3, बल्कि गिवन है 3/8 इंच गिवन है, तो हम इसका फर्दर ऐड कर देंगे तो ये आंसर 5.875 इंच बन जाएगा। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, साइड कवर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2.5 इंच। तो ये रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो गई। हमारी साइड कवर हमारा कितना आ गया, 5.875 इंच, 5.875 इंच। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और कवर ऑन द बैक ऑफ द टेल एक्सटेंशन, ये अभी हम वर्टिकल, ये जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन डायग्राम है इसमें हम देख सकेंगे कि ये जो कवर है ये कितना है। ये कवर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने कॉलम के अंदर कितनी क्लियर कवर कितना दिया है, और उसके बाद फिर हमारी टाई आएगी कॉलम के अंदर भी। ये जो आपको टाई नज़र आ रही है वाली टाई, ये ठीक है, ये टाइज आएंगी। और फिर उसके बाद हमारा ये जो कॉलम की वर्टिकल ये वाली बार है ये, और ये जो टेल ऑफ दिस नंबर 8 बार है ये एक ही पोजीशन पे होंगे, यानी ये लेफ्ट या राइट नहीं होंगे। इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि जब ये टेल आ गई तो आपको ये वर्टिकल बार बीच में नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि ये एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं। यानी ये नहीं है कि टेल हम पहले यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ आके ख़त्म कर लें, मतलब ऐसा नहीं है कि टेल यहाँ आ रही हो या इससे आगे जाके इधर आ रही हो, नहीं, टेल का और वर्टिकल बार का एक ही इस व्यू में ये एक ही पोजीशन के ऊपर होंगे, ठीक हो गया। सो ये आपका इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कैलकुलेट कर सकें कि इस वर्टिकल बार को कितनी क्लियर इसका कवर कितना है, तो उतना ही कवर इस टेल का भी होगा। तो कॉलम में के अंदर भी ये है कि 1.5 इंच कवर टू दिस टाई, जिसको हम स्टिरअप, बीम में हम स्टिरअप बोलते हैं, इसको कॉलम में हम इसको टाई के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। अब ये कवर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, 1.5 इंच आपको क्लियर कवर मिल रहा है अप टू द टाई, और टाई का डाया नंबर 3 हम एज्यूम कर लेते हैं, या अगर गिवन है तो लेट्स से हम उसी को, लेकिन शायद गिवन, बल्कि गिवन है, ड्राइंग में गिवन है, तो हम नंबर 3 बार का जो डाया है 3/8 इंच यानी 0.375 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आंसर बन जाएगा 1.875 इंच, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ये जो अब ये 1.875 इंच बन गया, और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि ये ग्रेटर देन 2 इंच होना चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट हमारी मीट नहीं हो रही है, तो अब हम इस रिक्वायरमेंट मैं लिख लेता हूँ कि ये 1.875 इंच बन रही है। और ये रिक्वायरमेंट चूँकि मीट नहीं हुई, और हमने कहा था कि इनमें से कोई एक भी मीट ना हुई तो हम साइज सी की वैल्यू 0.7 नहीं ले सकते, हमें साइज सी की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। सो साइज सी विल हैव टू बी, ये पूरा फार्मूला इस तरह था, मैंने पूरा कॉपी नहीं किया था यहाँ पे, साइज सी इक्वल टू 1.0, अदरवाइज ये पूरा फार्मूला आपका बन जाएगा साइज सी का। सो हमारा ये अदरवाइज वाला केस बन गया। सो दिस इज गवर्निंग, सो साइज सी इज इक्वल टू, साइज सी इन आवर केस इज इक्वल टू 1.0, कवर वाला जो फैक्टर है हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट हमने देखना है साई आर को, जो कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट फैक्टर है। सो साई आर कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट फैक्टर, इस पे जाने से पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करता जाऊँ यहाँ पे कि हमने साई सी फाइनली 1.0 ले लिया। इसकी वजह ये निकली कि कवर ऑन द बैक ऑफ द टेल एक्सटेंशन वाज लेस देन 2, जस्ट लेस देन 2, यानी बहुत थोड़ा सा कम रह गया 2 से 1.875। अगर ये जो हमारी टाई है ये वाली टाई, अगर ये नंबर 3 के बजाय थोड़ी सी बड़ी होती, नंबर 4 की होती, तो 1.5 प्लस 0.5 इंच, ये 2 इंच का कवर पूरा हो जाता, जितने के बैक साइड के टेल के बैक साइड पे रिक्वायर्ड है फॉर मीटिंग दीज कंडीशंस, ठीक है, ये कंडीशंस हैं।
तो ये 2 इंच बन जाता, फिर हम ये साइज सी की वैल्यू 0.7 ले सकते थे। लेकिन करेंटली हम चूंकि नंबर 3 यूज़ कर रहे हैं तो हम साइज सी इक्वल टू 1.0 लेंगे, और इसका मतलब ये बनेगा कि हमारे पास जो एल डी एच का आंसर बनेगा वो अगर ज़ाहिर साइज सी 0.7 लेने के मुकाबले में जब हम 1 यूज़ करेंगे तो ग्रेटर आंसर बनेगा। अगर ये जो हमारा एल डी एच का आंसर बने बेस्ड ऑन टेकिंग साइज सी इक्वल टू 1.0, क्योंकि हम नंबर 3 टाई यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ये आंसर इतना बड़ा बन जाए एल का कि जो कॉलम की जितने हमारे पास डायमेंशन अवेलेबल है उसके अंदर ये फिट ना आ सके, यानी एल यानी जो हुक्ड बार के लिए हमें डेवलपमेंट लेंथ हमें रिक्वायर्ड है वो भी हमारे पास कॉलम के अंदर अवेलेबल ना हो, यानी कॉलम के अंदर ये हुक फिट ना आ सके, कॉलम की डायमेंशन छोटी पड़ जाए, तो फिर ज़ाहिर है कॉलम की डायमेंशन को रिवाइज करने के बजाय हम फिर क्या करेंगे कि इस टाई को नंबर 3 से सिंपली नंबर 4 कर देंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट साइज सी की वैल्यू 0.7 हो जाएगी और एल डी एच जो है वो 30% रिड्यूस हो जाएगा, और फिर पॉसिबली हमारा कॉलम के अंदर ये फिट हो सके। लेकिन राइट नाउ वी आर गोइंग विद नंबर 3 बार रिजल्टिंग इन साइज सी इक्वल टू 1.0। सो राइट नाउ हम जा रहे हैं, लेकिन अगर मसला आए बाद में फिट ना आ सके, हुक जो एल डी एच हमें रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा हो और अवेलेबल लेंथ कम हो, कॉलम के अंदर फिट ना आ रहा हो हुक, तो फिर हम ये रिवीजन करेंगे, नंबर 3 को नंबर 4 का में कन्वर्ट करेंगे, नंबर टाई को साइज बड़ा करेंगे। बट राइट नाउ मैं जैसे आ रहा था कि आपको एक कमेंट बताता जाऊँ। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट फैक्टर साई आर। 90 डिग्री हुक के लिए हमने ये डिस्कस किया था, ये मैंने एज इट इज पिछले लेक्चर से कॉपी कर लिया है। हमने डिस्कस किया था साई आर 0.8 लिया जा सकता है अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कौन कौन सी? बार नंबर 11 और स्मॉलर हो, ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है इस केस में। सो दिस कंडीशन इज ओके, बार इज नंबर 8, सो दिस इज ओके। ए आर बी इनमें से कोई एक सेटिस्फाइड हो। हमारे केस में हम क्या करने जा रहे हैं या हम किस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं? हम इस स्ट्रेटेजी को नहीं, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी को नहीं अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इसको हम नहीं अडॉप्ट करने जा रहे। ये जो ए वाला ऑप्शन है, यानी हम जो एल डी एच के अलॉन्ग लेंथ है जो बीम के अलॉन्ग आ रही है, इसमें हम स्टिरअप्स नहीं प्रोवाइड करने जा रहे, बल्कि हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि क्या हम इस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये जो टाइज हैं ये हमें इसको हम इसको रिक्वायरमेंट को मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगा जो अभी तक हमारे थ्योरी पार्ट में अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की है, और वो जॉइंट डिटेलिंग से रिलेटेड एक चीज़ है। एसीआई का चैप्टर नंबर 15 जॉइंट से रिलेटेड, ये सब मेरे ख्याल से सबसे छोटा चैप्टर है एसीआई कोड का। एसीआई कोड का चैप्टर 15 जॉइंट्स की डिटेलिंग से रिलेटेड है। जी बीम के कॉलम जॉइंट हो गए या कॉलम और स्लैब के जॉइंट हो गए, उससे रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर है, 2-3 पेजेस का चैप्टर है टोटल पूरे एसीआई कोड के अंदर। अब ये इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जॉइंट्स की डिटेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। हम उस सारी डिटेलिंग को डिस्कस नहीं करने जा रहे, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट है वो क्या है। वो ये रिक्वायरमेंट है जो मैं ये बुक से एज इट इज मैंने कॉपी कर ली है। फॉर बीम टू कॉलम जॉइंट्स दैट आर नॉट रेस्ट्रेन्ड ऑन ऑल 4 साइड्स। नॉट रेस्ट्रेन्ड ऑन ऑल 4 साइड से क्या मतलब है? नॉट रेस्ट्रेन्ड ऑन ऑल 4 साइड से ये मतलब है कि जैसे एक फ्रेम है, उसका एक इंटीरियर कॉलम है और उस कॉलम से चारों तरफ बीम्स चल रहे हैं, तो अब ये जो जॉइंट है जिसके अंदर चारों तरफ बीम्स रन कर रही हैं, ये रेस्ट्रेन है ऑन ऑल 4 साइड्स, ठीक है। आई होप मैं कन्वे कर रहा हूँ इसको। लेकिन अगर एक कॉलम एक्सटीरियर कॉलम है, उसमें एक साइड से तो बीम का कोई स्पैन आ रहा होगा, दूसरी साइड पे मसलन अगर मैं आपको ड्रॉ करके दूं, एक लेट से कोई प्लान है, आई एम सॉरी, कोई इस तरह का प्लान है और उसमें लेट से छोटे छोटे मैं अगर कॉलम्स को ड्रॉ कर सकूं, लेट से आपके पास यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है जी, यहाँ पर भी एक कॉलम है, यहाँ पर भी एक कॉलम है, यहाँ पर भी एक कॉलम है, इसी तरह से ये कॉलम्स इसमें लगे हुए हैं, ठीक है जी। प्लान में कुछ जल्दी से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी एक कॉलम है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। मैं जस्ट एक आइडिया देने के लिए समझा रहा हूँ आपको कि जॉइंट्स रेस्ट्रेंड ऑन ऑल 4 साइड्स और नॉट रेस्ट्रेंड ऑन ऑल 4 साइड्स का क्या मतलब है। लेट्स से आपके पास बीम्स भी हैं और थ्रू ऑल सेंट्रल लाइंस के ऊपर जो है ना बीम्स भी हैं, यहाँ पर भी बीम है, यहाँ भी है, और लेट्स से ऐसे भी बीम्स रन कर रही हैं, ठीक है। ये 1 वे बनता है, 2 वे मतलब मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा, सिर्फ जॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ।
अब ये जो लेट्स से ये वाला जो जॉइंट है, दिस जॉइंट इज रेस्ट्रेंड ऑन ऑल फोर साइड्स, यहाँ से भी बीम आ रही है, यहाँ से बीम आ रही है, यहाँ से भी बीम है, यहाँ से भी बीम है, इसको हम कहेंगे, इस जॉइंट को हम कहेंगे रेस्ट्रेंड ऑन ऑल फोर साइड्स। इसी तरह ये भी रेस्ट्रेंड ऑन ऑल फोर साइड्स है। लेकिन अगर ये वाला कंसिडर कर लें या ये वाला कंसिडर कर लें, अब ये रेस्ट्रेंड नहीं है ऑन ऑल फोर साइड्स। इसी तरह ये अगर देख लें, ये भी जस्ट टू साइड से बीम्स आ रही है, तो ये इसको भी हम नहीं मान सकते कि ये रेस्ट्रेंट है ऑन ऑल फोर साइड्स। सो इस वजह से अब हम फॉर एग्जांपल अगर हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम इस कॉलम की बात कर रहे हो, तो जैसे ऊपर हमारे पास एक जो हमारा केस है जिस तरह का, जैसे ये हमारा भी केस है, तो इस केस में ये एक्सटीरियर कॉलम है, इससे एक तरफ बीम तो आ रही है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये ऑल फोर साइड से रेस्ट्रेंट नहीं है। सो ऐसे जो जॉइंट्स हो उनके लिए एसीआई कोड का चैप्टर 15 के अंदर मेंशन है कि उनके अंदर, उन जॉइंट्स के अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट हमें डालनी पड़ती है, और वो मिनिमम अमाउंट यही है, ठीक है, जितने कि आपने शेयर के टॉपिक में पढ़ी थी, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट हमें डालनी पड़ती है उसके अंदर, वो उसका फार्मूला आपके सामने गिवन है, और ये जो मिनिमम अमाउंट है ये आपको डालनी पड़ती है जो वहाँ पे डीपेस्ट बीम अवेलेबल हो उस बीम की हाइट तक। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कॉलम आ रहा है, ठीक है जी, मैं अभी अच्छी ये ड्राइंग नहीं होगी, आपके सिर्फ समझाने के लिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ ये, ठीक है। चले मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरफ एक बीम आ रहा है, एक बीम, आई एम सॉरी, एक बीम इस तरफ आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, और एक, चले मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। लेट्स से कुछ इस तरह के, एक इधर से ये भी बीम एक रन कर रहा है, इसमें इसके अंदर आ रहा है, और एक ये रन कर रहा है। अब ये आपको दो साइड से तो मैंने बीम वैसे ड्रॉ करके दे दिए हैं, लेकिन जो इनटू द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन डायरेक्शन है, लेट्स से आप समझ लें कि इनटू द स्क्रीन एक बीम आ रहा है, लेकिन आउट ऑफ द स्क्रीन कोई बीम नहीं जा रहा है, ताकि ये रेस्ट्रेंट ऑन ऑल फोर साइड्स ना कहला सके ना, अदरवाइज तो फिर ये रेस्ट्रेंट हो जाएगा ना ऑन ऑल फोर साइड्स। अगर इनटू द स्क्रीन और आउट ऑफ द स्क्रीन दोनों डायरेक्शन में बीम रन कर रहे हो, तो फिर तो फोर साइड से बीम आ जाएंगी इसमें, फिर तो हम इसको रेस्ट्रेंट जॉइंट मानेंगे। लेकिन अब ये रेस्ट्रेंट जॉइंट नहीं है, इसलिए कि लेट्स से इनटू द स्क्रीन बीम आ रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ द स्क्रीन बीम नहीं जा रहा। अब इसमें जितने भी बीम्स, तीन बीम्स इसके अंदर, लेट्स से इस कॉलम में तीन बीम्स आ रही हैं, एक ये बीम आ रही है, एक ये बीम आ रही है, ये बीम आ रही है, इन तीनों की डिफरेंट डेप्थ्स हो सकती हैं। जो डीपेस्ट बीम है, लेट्स से ये वाली बीम उनमें डीपेस्ट है, ठीक है। इस बीम की जितनी हाइट डेप्थ है, इतनी डेप्थ तक ये वाली रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी। यानी ये जो आप ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट ऐसे स्टिरअप्स टाइज डालेंगे, ये कितनी डिस्टेंस तक डालेंगे कि ये डेप्थ उसमें कवर हो जाए, डीपेस्ट बीम उसमें कवर हो जाए। बहरहाल अब इस केस में हमारा बाकी डीप बीम्स के हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम जो बीम इस वक्त हमारे डेटा में गिवन है 24 इंच वाइड बीम, हम उसी को उसी डेप्थ तक ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब इस ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के लिए हमने चूज कर लिया हुआ है नंबर 3 टाइज। नंबर 3 की टाइज हमने डबल लेग्स टाइज हमने बस नंबर 3 टाइज में लिख रहा हूँ, डबल लेग आपको पता है हम डबल लेग ले रहे हैं। नंबर 3 की टाइज हमने ले ली है। उसका जब ए टाइज कह लें या स्टिरअप्स कह लें, ये जो हमने ए वी, इसका ए वी कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स 0.11 इक्वल टू 0.22 इंच स्क्वायर, ठीक है जी। ए वी आपके पास आ गया है। ट्राई नंबर 3 बार्स गिविंग ए वी इक्वल टू नंबर 3 टाइज गिविंग ए वी इक्वल टू 0.22 इंच स्क्वायर। और अब हम एस कैलकुलेट कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस ए वी, यानी हम इस ए वी मिनिमम की जगह पे 0.22 इंच स्क्वायर यूज कर लेंगे, और यहाँ से हम एस कैलकुलेट कर लेंगे कि वो एस कितना होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने इसमें कौन सा एक्सप्रेशन गवर्न करेगा। अब हमारा आपको पता है एफ सी प्राइम है 4000 PSI, तो 4000 PSI के लिए आपको ये वाला एक्सप्रेशन गवर्न करेगा। सो मैं पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, ए वी मिनिमम इक्वल टू 50 PSI BWS ओवर FYT। अब हमने ये चूज कर लिया है, ये हमने चूज कर लिया है 0.22 इंच स्क्वायर। सो ये हमारा इस तरह से रह जाएगा 50 PSI इंटू BW, इस केस में बन जाएगा 24 इंच। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये जो मैं रीइंफोर्समेंट डालने लगा हूँ, ये
टाइज जो डाले ना ये शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं है, तो इसमें वो D/2 वाली लिमिट अप्लाई नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। ये शेयर रीइंफोर्समेंट नहीं है, ये है कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट टाइज की फॉर्म में, लेकिन उसकी क्वांटिटी इट हैपन्स टू बी द सेम एज यू हैव AB मिनिमम इन केस ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। वो एक्सप्रेशन वही है, बट दिस इज फॉर अ डिफरेंट रीजन। दिस इज नॉट फॉर शेयर रीइंफोर्समेंट, दिस इज फॉर कन्फाइनिंग द लॉन्गिट्यूडनल रीबार्स ऑफ द कॉलम, ताकि वो बकल ना, यानी हम इस रिइंफोर्समेंट को इस तरह से नहीं चूज करने जा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जी लेट्स से इस बी को हमने सेटिस्फाई करना ही करना है। हम जॉइंट के अंदर जितनी मिनिमम ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट अनरेस्ट्रेंट जॉइंट में, जैसे ये अनरेस्ट्रेंट जॉइंट है, जितनी उसमें मिनिमम ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट हमें रिक्वायर्ड है कन्फाइनिंग रिइंफोर्समेंट, वो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि क्या ये इसने जो हमने प्रोवाइड कर ली है, क्या ये इस बी वाली रिक्वायरमेंट को भी मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी बी वाली रिक्वायरमेंट को मीट करना कोई फर्ज नहीं है, नहीं मीट कर रहा तो आप सिंपली साई आर इक्वल टू 1.0 लिख लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम इसको इसी को ही हम मीट करने के लिए डिजाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। हम अब डिजाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन जो हमारी रिक्वायरमेंट है जॉइंट के लिए, अनरेस्ट्रेंट जॉइंट के लिए। सो वो इसके अंदर एक समझ लें कि साइड एक कैलकुलेशंस आ गई हैं कि हमने उस जॉइंट की कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट जो मिनिमम वहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको भी डिज़ाइन करना है। सो यहाँ से अब हम एस मैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय FYT हमें 60,000 ही आई थिंक गिवन है PSI, ठीक है। सो यहाँ से वी विल बी एबल टू कैलकुलेट एस मैक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S शुड बी इक्वल टू आर लेसर देन 24 इंच। यहाँ से अब आप निकाल लें कि ये कितना बन रहा है। this answer becomes equal to, let me check, ये आंसर एग्जैक्ट 11 बन रहा है, 11 इंच, ठीक हो गया। इसका मतलब 11 इंच आपका अपर लिमिट आ गई है। नंबर 3 टाई के लिए, नंबर 3 जो टाई है वो आप यूज़ करने जा रहे हैं, और 11 इंच से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब आपने जो प्रोवाइड करना है उसको वो करना है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 24 इंच, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी बीम की डेप्थ है, इस डेप्थ के अंदर आपने प्रोवाइड करना है। और आपको कहा गया है कि S शुड बी इक्वल टू आर लेसर देन 11 इंच। अब 11 इसका मतलब ये हुआ कि अब टोटल है ही ये 24 इंच। इसका मतलब है अगर हम 2 टाइज डाल देंगे, जैसे ये हमें दिखाई गई है, ये एक ये टाई दिखाई गई है और एक ये टाई दिखाई गई है, और इनके बीच में लेट से ये अगर 10 इंच है, ठीक है, और टोटल हमारा चूँकि 24 इंच था तो 7 इंच जो है वो इस तरफ ये रह जाएगा और 7 इंच ये उस तरफ रह जाएगा। तो टोटल इस तरह से ये 24 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 7 इंच हो जाएगी, बीच में 10 इंच हो जाएगी, और वो इस तरह से, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसको 10 इंच से रिड्यूस करके 8 इंच कर लेते, 8 इंच इधर छोड़ लेते, 8 इंच ये कर लेते, और 8 इंच डालनी तो 2 ही टाइज थी ना, रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है हमारी, क्योंकि 11 इंच हमारा अपर लिमिट है इसके ऊपर। सो 2 नंबर 3 टाइज एट 10 इंच हमने चूज़ कर लिया हुआ है। अब ये जो हमने चूज़ कर लिए जॉइंट के, ये हमने जॉइंट को डिटेलिंग के तौर पे हमने ये रीइंफोर्समेंट चूज़ कर लिए अनरेस्ट्रेंट जॉइंट की डिटेलिंग रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। वो ये 2 टाइज हमने इसलिए डाल दी। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि ये जो 2 टाइज हमने डाल दी हैं, क्या ये यहाँ पर जो साई आर में रिक्वायरमेंट है, ये वाली रिक्वायरमेंट, क्या इस रिक्वायरमेंट को ये मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट, इससे पहले मैंने बात किया था, रिक्वायरमेंट है 3 dB तो बन जाएगा। 3 dB का मतलब बनेगा नंबर 8 बार के लिए 3 × 1 इक्वल टू 3 इंच, ठीक है, और उधर से ये बनेगा 2 इंच, ठीक है जी। ये अब इसमें इसका मतलब ये बनता है, अब हमने जो डाली है वो तो यहाँ 7 इंच छोड़ा है, फिर एक टाई लगाई है, फिर ये 10 इंच को छोड़ा हुआ है, फिर इधर से एक 7 इंच छोड़ा हुआ है, इस तरह से हमने ये डाली हुई है। तो 7 इंच या 10 इंच की हमारी स्पेसिंग है टाइज की, तो 3 इंच या 2 इंच से तो हमारी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो बी में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ये मीट नहीं हो रही। ए को तो हम ऑप्ट ही नहीं कर रहे ना, ए को तो ऑप्ट नहीं कर रहे, बी को हम आर केस में पॉसिबिलिटी थी कि हम इसको ऑप्ट कर लेते, तो हमने इसको ऑप्ट किया, यानी इसको अगेंस्ट चेक किया। ऑप्ट क्या किया, चेक किया हमने कि क्या ये रीइंफोर्समेंट जो हमने जॉइंट की डिटेलिंग के तौर पे दे दी है, क्या ये बी की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या नहीं कर रही है। हमने कहा ये मीट नहीं कर रही हैं। अगर मीट नहीं कर रही हैं, ना ए मीट हो रहा है ना बी मीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेकंड में जो लिखा हुआ है ए आर बी, ये इनमें से कोई भी मीट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये रिक्वायरमेंट अगर मीट नहीं हो रही, सो वी विल हैव टू यूज साई आर इक्वल टू 1.0। सो ये सारी सिचुएशन मैं आपको समझाना चाह रहा था कि साई आर की वैल्यू कैसे आएगी। सो साई आर इज इक्वल टू 1.0,
ठीक है जी, ये फैक्टर आ गया। इससे पहले हमने देखा था साइज सी इज इक्वल टू 1.0। अब हम अगर फार्मूले के अंदर जस्ट इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे और देन वी विल सी कि हमारा ये क्या आंसर इस बनता है। सो लेट्स कैलकुलेट एल डी एच बेस्ड ऑन these values, these factors. LDH, just look at the formula. हम उस फार्मूले को यहाँ पे नीचे दोबारा कॉपी कर लेते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें फॉर कैलकुलेटिंग LDH। ठीक है जी, ये मैंने कंट्रोल सी कर लिया। अब मैं इसको बॉटम पे ऊपर दोबारा लेके आ रहा हूँ। पहले इसको वहाँ पे शो करने का पर्पस ये था कि आपको पैरामीटर्स पता चल जाए कि हमने किन किन पैरामीटर्स को फाइंड करना है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। FY हमारा 60,000 है PSI, साई ई की वैल्यू 1.0 है, अनकोटेड बार है। साई सी की वैल्यू भी 1.0, साई आर की वैल्यू भी 1.0, ये हमारी डिस्कशन हो गई है। डिवाइडेड बाय 50, लेमडा हमारा 1 है, नॉर्मल वेट कंक्रीट है। अंडर रूट ऑफ FC प्राइम हमारा 4000 है। सो नाउ यू मल्टीप्लाई दिस विद GB विच इज 1 इंच। सो ये हमारा आंसर बन जाएगा अबाउट 19 इंचेस। ठीक है, 19.0 इंच आंसर बन गया। 8 dB बनता है 8 इंच, 6 इंच तो 6 इंच है, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू यही बन रही जो हमारे पास आंसर आया 19 इंच। सो LDH हमारे पास आ गया, LDH इक्वल टू 19.0 इंच। ये हमारी रिक्वायर्ड है, दिस इज रिक्वायर्ड। अब अवेलेबल हमारे पास लेंथ कितनी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अवेलेबल कितनी है। वो कैलकुलेट करने के लिए लेट मी शो यू द ड्राइंग। अवेलेबल हमारे लेट्स सी, अवेलेबल हमारे पास ये अवेलेबल है। कॉलम के अंदर ये कॉलम आ रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, बीम का जो क्रिटिकल सेक्शन था जहाँ मैंने कहा FY डेवलप करना है, वहाँ से आगे हमारे पास देखना है कि हमारे पास इस टेल की आउटसाइड की वैल्यू यानी इस तक हमारे पास कितनी लेंथ अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा अब LDH अवेलेबल होगा। ठीक है, ये अवेलेबल LDH है। अब हम देखेंगे कि रिक्वायर्ड LDH और अवेलेबल क्या हमारा जो अवेलेबल LDH है वो रिक्वायर्ड को से बड़ा है या नहीं, जो कि होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। सो LDH हमारे पास जो अवेलेबल है वो सिंपली ये टोटल जो कॉलम की डायमेंशन है ये 24 इंच है। इस 24 इंच में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 1.875, ये 1.875 में क्या चीज़ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, 1.5 भी मैंने निकाल दिया क्लियर कवर, और आगे जो टाई है नंबर 3 की उसका डाया 0.375 वो भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह से मेरा जो आंसर बनेगा दैट इज़ अबाउट 22.1 इंच। ये मेरे पास अवेलेबल है। रिक्वायर्ड कितनी थी 19 इंचेस, अवेलेबल कितना है 22.1 इंच। अब ये अवेलेबल मेरे पास 22.1 इंच है और मिनिमम मुझे रिक्वायरमेंट थी LDH की वो 19 की थी। तो इसका मतलब है मेरे पास जो अवेलेबल है वो एनफ है टू एंकर दिस reinforcement। सो ये मैं इसके अंदर LDH अवेलेबल जो है वो मैं लिख लूँ यहाँ पे। अगर LDH जो अवेलेबल है that is LDH available is 24 minus 1.5 minus 0.375, this makes about 22.1 inches। और हमारा जो अवेलेबल है it is greater than simply you can write that the available length LDH, available LDH simply लिखते हैं available LDH is greater than the LDH required, so this is okay and I mean you don't have to worry। अब फॉर एग्जाम्पल ये LDH जो रिक्वायर्ड है वो एक्सीड कर जाती है अवेलेबल से, अवेलेबल लेंथ हमारे पास कम रह जाती है। अब क्या करते, जो शुरू में मैंने बात की थी, वो क्या बात मैंने की थी कि हम जो टाई यूज़ कर रहे हैं वो नंबर 3 की यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कवर ऑन द बैक ऑफ द टेल है वो 2 इंच से थोड़ा सा कम बन रहा है, 1.875 इंच बन रहा है। अगर हमारी ये अवेलेबल LDH छोटी रह जाती, रिक्वायर्ड ज़्यादा रिक्वायर्ड होती, अवेलेबल कम होती, तो हम टाई को नंबर 4 कर लेते ताकि हमारा जो कवर है वो बन जाता 2 इंच का कवर बन जाता, और उससे हमारे पास जो साइज C की वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये हमारी 1 के बजाय ये हो जाती 0.7, और फिर इस तरह से ये जो वैल्यू है ये 70% रिड्यूस हो जाती और
फिर पॉसिबली हम इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो सकता तो फिर शायद हमें नंबर 8 बार जो हम यूज़ कर रहे हैं बीम के अंदर टॉप पे 4 नंबर 8 बार जो यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें कम छोटी बारों पे आना पड़े, नंबर ऑफ बार्स बढ़ा के छोटी बारों के ऊपर आना पड़ सकता है। फिर हमें डिफरेंट वेज में इसको सॉल्व करना पड़ सकता है, लेकिन राइट नाउ ये सोल्यूशन हमारा निकला है, दिस इज ओके। सिर्फ So this is the end of this numerical problem.